नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आईपैक के दफ्तर में ईडी ने छापा मारा। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बंगाल में ईडी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। टीएमसी ने कोर्ट से ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले दिन में ईडी ने एक याचिका दायर की और दावा किया कि छापे बंगाल कोयला खनन घोटाले से जुड़े थे और ममता पर आधिकारिक जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। सर, मेरे साथ हैं जितेंद्र जी। आज इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है, ये जो बंगाल चुनाव आते दीदी वर्सेस ईडी का खेल शुरू हो गया है, क्या लगता है आपको राजनीति को लेकर आगे की? देखिए, राजनीति का नाम ही यही है कि दूसरी पार्टी को किसी तरह से डाउन करना है और हर पार्टी चाहती है कि हम जीत के अच्छी चुनाव को जीते, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में पिछले 2 टर्म से वहाँ पर चुनावों में हैं और बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि वहाँ पर सत्ता में वो आए। और ये जग जाहिर है, हमारे देश में देखने में आया पिछले 10 सालों के अंदर, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, और जितने विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये बात कहती रही हैं कि सरकार जो है ईडी का और सीबीआई का, तमाम ऐसी अन्य एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करती है, उनके खिलाफ यूज करती है। अब जब चूंकि बंगाल में एक ये जो कोयला तस्करी घोटाला है, जिसको हमको स्मगलिंग स्कैम कहते हैं, उसकी जांच जो है ईडी इस वक्त कर रही थी, क्योंकि उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है कि पैसा जो है आईपैक को दिया गया है उसमें से, और वो पैसा यूज करा गया है ममता बनर्जी की पार्टी के लिए। तमाम तरह की बातें हैं। उसको लेकर कल ईडी ने जो कलकत्ता के सॉल्ट लेक इलाके में जो आईपैक का ऑफिस है वहां पर रेड की है और जो फाइलें हैं वो लेके गई हैं। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए अवनीश की वहां पर ममता बनर्जी खुद पहुंच जाती हैं और कुछ फाइलें वहां से लेके जाती हैं। खाली हाथ वो जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन जब वापस आ रही हैं तो उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की एक फाइल है जिसमें बहुत सारे दस्तावेज हैं। आखिर ममता बनर्जी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो उस वहां जगह पहुंचती हैं, उनके काम में विघ्न डालती हैं? क्योंकि ये देखिए कानूनी अपराध जिसको कह सकते हैं हम, कि आप जब एक सरकारी एजेंसी को अपना काम कर रही है तो उसके बीच में जाकर आप उनको टोकाटाकी करते हैं, ये कहते हैं कि ये गलत है, आप इस तरह के रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार है। वो रेड डालने वहां पर आए थे, दस्तावेजों को इकट्ठा करने के लिए आए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने वहां से कुछ दस्तावेज उठाए हैं वहां पर, वो लेके गई हैं उनको। क्या वो दस्तावेज हैं? उनका ये कहना है कि दरअसल अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी को जानना चाहते हैं कि 2026 के इलेक्शन में टीएमसी किस स्ट्रेटेजी के तहत चुनावों में जाने वाली है। क्योंकि उनका यह कहना है कि आईपैक जो संस्थापक हैं प्रदीप जैन, वो उनके आईटी सेल को वो हेड करते हैं और तमाम जो रणनीति है वो उनके ऑफिस में बैठकर बनाई जाती हैं। ममता बनर्जी का ये तर्क है कि जो पार्टी की गोपनीयता है, जो गोपनीय दस्तावेज हैं, चाहे वो पार्टी के टिकट कैंडिडेट्स को लेकर हो या टिकट बंटवारे को लेकर हो, या संभावित ऐसे नाम जो कि चुनावों में काम करें, चुनावों में चुनाव लड़ सकते हैं उनकी तरफ से, या फिर जो वोट शेयरिंग की बात वो कहती हैं, किस कास्ट से उनको कितना वोट पड़ता है, जो वोट कटे हैं एसआईआर के जरिए उनका हम कैसे भरपाई करेंगे, तो स्ट्रेटेजी उन्होंने बना के वहां पर रखी हुई है। और उनका ये कहना है कि जो ईडी है दरअसल उनको भेजा ही इसीलिए गया है वहां पर ताकि वो दस्तावेज हैं वो उनको लेकर आ सके और टीएमसी की जो स्ट्रेटेजी है चुनावों में 2026 के होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी जानकारी ले सकें। लेकिन जो ईडी है उनका कहना कुछ और है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर जो कोयला तस्करी घोटाला है उससे जुड़ी अनियमितताएं जो हुई हैं, जो लैंड मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है वो हुई हैं, उसकी ट्रेल निकालने के यहाँ पर आए थे और उनके दस्तावेजों को लेकर आए हैं। लेकिन राजनीति इसमें अब अविनीश आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो प्रतीक जैन है वो सॉल्ट लेक एक इलाका है कलकत्ता का, वहाँ पर उनका ऑफिस है और तमाम तरह के वहाँ पर दस्तावेज रखे हुए थे। लेकिन जो हरे रंग की फाइल ममता बनर्जी लेकर आई हैं, उस चर्चा का विषय बना हुआ है हरे रंग की फाइल। आखिर क्या है उस ऐसी फाइलों में कि जो ममता बनर्जी को खुद वहाँ पहुँचना पड़ा और उन फाइलों को लेकर आना पड़ा? वो कबूल भी कर रही है कि मैं वहाँ गई हूँ और फाइल लेकर आई हूँ, लेकिन क्यों उनको जाना पड़ा, क्यों वो लेकर आई? क्या वाकई में पार्टी की स्ट्रेटेजी थी, या उस जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो कागजात हैं या उस घोटाले के कागजात हैं वो वहाँ पर रखे हुए थे, उनको ममता बनर्जी खुद लेने गई वहाँ पर? सर, एक ऐसी रेड पड़ती है और एक मुख्यमंत्री का जाना अपने आप में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी तो लगातार अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं गृह मंत्री, लेकिन वो ईडी हमारे पीछे दौड़ा रहे हैं, कई सवाल उठते हैं। मगर अगर बात की जाए कि ममता बनर्जी कुछ अलग दाव चल रही है इस बार, लक्ष्मी भंडार योजना जो है महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले, तो महिलाओं की कितनी भूमिका हो सकती है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि आपने देखा भी होगा दिल्ली हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, कई जगह ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को योजना में
जोड़ा गया और उससे फायदा भी हुआ है काफी। तो पश्चिम बंगाल में कितना फायदा देखने को मिल सकता है इस महिला वाले कार्ड में? देखिए, कितना फ़ायदा हो कितना नहीं होगा ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि देश में अब एक नई तरह की राजनीति छुड़ चुकी है, चल रही है, जो कि है अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, जो तमाम पार्टियां करती भी हैं। साथ ही साथ फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, जो दिल्ली से शुरू होकर अरविंद केजरीवाल ने 2015 में 13 में शुरू की थी। उसके बाद से लगातार हमने देखा है तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हों, कांग्रेस शासित राज्य हों या अन्य दल हों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या दूसरे दल हों, सभी ने एक पैटर्न को अपनाया है कि फ्रीबीज दी जाए, और फ्रीबीज भी उनको दी जाए जो गृहिणियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो घर चलाती हैं, जो घर का कामकाज करती हैं, उनको स्वावलंबी बनाने का एक ये। और पश्चिम बंगाल में सर या कह लिए हर जगह महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। आपको उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उनका कैसे उत्थान करा जाए, उसको लेकर अलग अलग योजनाएं चलती हैं। अभी हाल ही हमने देखा है कि बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले, और जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उन्होंने ठीक पहले एक योजना चलाई जिसमें 10,000 रुपये का डायरेक्ट ट्रांसफर उनको महिलाओं को दिया गया। 10,000 रुपये में अपने आप एक बड़ी रकम होती है। अगर 10,000 रुपये किसी महिला के खाते में जाते हैं, गरीब महिला के खाते में, तो बड़ा उनके लिए सपोर्टिव हो जाता है, क्योंकि बिहार बंगाल दोनों गरीब राज्य माने जाते हैं। ऐसे में अगर ममता दीदी भी कोई ऐसी चाल चलती है या कोई ऐसी स्कीम लेकर आती है, माफ़ कीजिएगा, कि डायरेक्ट उनको फ़ायदा मिलता है, तो हो सकता है फ़ायदा उनको भी मिले। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, दरअसल अवनीश आप समझिए बात को, कि वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है वहाँ पर कि सरकार ने कुछ काम नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की है। वहाँ पर हिंदुओं को जिस तरह दबाया जाता है, उनके खिलाफ तमाम बीजेपी के जो तमाम ऐसे कार्यकर्ता जिनकी हत्या तक कर दी गई है, जब बीजेपी को बढ़ने नहीं दिया जाता है, जमीनी स्तर पर अगर कोई कुछ काम करते हैं तो उनको बहुत डराया धमकाया जाता है, बहुत ऐसे चीज़ें क्रिएट की जाती हैं जिससे वो डर बैठे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी लगातार उनकी मुखालफत करती रही है कि वहाँ पर हिंदुओं को दबाया जा रहा है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है, और देखने में आता भी है, क्योंकि जो घुसपैठिया का अलग मुद्दा है बंगाल में, वो भी बहुत सटकर कर बोलने वाला है, और बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो विकास की बात हो। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ममता दीदी ने सरकार से पैसा ज़रूर लिया है, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किया है, और जो फ़ायदा जनता को मिलना चाहिए था केंद्र सरकार के पैसे का, वो उन्होंने सही तरीके से यूज़ नहीं किया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये एक नया मुद्दा सामने आ गया जब ममता बनर्जी इसमें खुलकर सामने आई हैं। ईडी जब वहाँ पहुंची है, तो कहीं ना कहीं चुनावों में ये ईडी वाला जो मुद्दा है अविनेश, ये भी बहुत ज़्यादा उठने आएगा। बीजेपी इसको छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी। पिछले भी आप चुनाव में देखे होंगे कि जब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी आ गई थी और उसका हो सकता है उनको फायदा भी हुआ, ऐसा रिपोर्ट से बता रही थी। मगर सर, अगर आप बात करें कि हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर की, बंगाल में देखिए कि चुनाव आते ही मारकाट शुरू हो जाता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बंगाल में ये मारकाट शुरू होता है। वहां पर 30% करीब मुस्लिम है और कई सीटों में उनका प्रभाव भी है। तो जो बीजेपी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि उन्होंने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, और कई जगहों पर सीएम योगी भी बिहार में गए, ऐसे ही नारे उन्होंने किया। तो बंगाल में इनका नारा ऐसा क्यों नहीं चल पाता, ऐसा क्या है? देखिए, बंगाल की स्थिति थोड़ी समझने की ज़रूरत है हमको। जैसे कि आपने बताया, मुस्लिम जो वोटर्स हैं करीब 30 से 32% है, वहीं जो एससी वोटर्स हैं वो 23% है। मैं आपको बता दूं, मेरे पे आंकड़े रखे हैं, जो एसटी वोट्स हैं वो करीब 5.8 हैं। वहीं सामान्य और भद्र लोग जो कि 20 से 25 माने जाते हैं, और ओबीसी जो क्लास का वोट है करीब 7 से 10% है। तो ये कुल मिलाकर वहाँ की डेमोग्राफी है। अब आप समझिए, जिस स्टेट में 30 से 32% मुसलमान हो और डायरेक्ट एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो उसके लिए कितने रास्ते खुल जाते हैं, कितना ईजी हो जाता है उसके लिए। लेकिन अब चूंकि समीकरण बदल रहे हैं, बीजेपी वहाँ पर लगातार पैर पसार रही है। वहाँ पर अब जो वाम दल हैं उनका इतना वर्चस्व रह नहीं गया है। कांग्रेस बिल्कुल लुप्त दिख रही है, शून्य पर आती दिख रही है। वहाँ के जो एक बड़े नेता थे शुभेंदु, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के लीडर थे जो पूरे राज्यसभा वगैरह, वो भी थे, लीडर भी थे, अपोजिशन लीडर भी थे, वो भी कहीं ना कहीं अब शांत पड़े हुए हैं। मोदी से मुलाकात भी उन्होंने की है। तो कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं जाति समीकरण की, वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, हाँ जी, नाम याद नहीं आ रहा था, अधीर रंजन चौधरी, वो भी कहीं ना कहीं शून्य में पड़े हुए हैं। अब जबकि वहाँ पर 30 से 32% मुसलमान जो सीधे सीधे ममता बनर्जी को वोट देते हैं, और जो अन्य दूसरे दल हैं वो भी वोट देते हैं। चूँकि बीजेपी लगातार मुखालफत कर रही है, आगे बढ़ रही है तमाम तरह के इश्यूज़ को लेकर, तो मुझे लगता है कि इस बार जो वोट शेयरिंग है, जो हिंदुओं का वोट है, जो दूसरी जातियों का वोट है, जो अस्सी समाज बड़ा तबका माना जाता है, वहाँ पर 23%, 5% उनका वोट है, और सामान्य जो जनरल वोट है कैटेगरी का, वो 20 से 25% है। अगर सब उसमें सब, आपको ये बता दूँ कि पिछली बार मुसलमानों का करीब 80% वोट ममता बनर्जी को पड़ा था।
जबकि दो वाम दल और कांग्रेस को वहां पर ज्यादा वोट नहीं, सिर्फ 20% में उनको सिमट कर आ गए थे। तो इस बार अगर वो वोट बढ़ जाता है कांग्रेस में या वाम दल में या दूसरे AIM जो भी चर्चा रहेगी, वो भी वहां पर चुनाव लड़ेगी। एक नया वहां पर हुमायूं कबीर ने जो एक नई भैंस छेड़ी है बाबरी मस्जिद को लेकर, अगर वो सब जगह चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ वोट काटेंगे, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलात जरूर बढ़ेंगी। और चूंकि बड़ा स्टेट है, सीटें बहुत हैं और जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, वोट शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा है पार्टियों की, तो वो देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह से जो वोट आगे कटते हैं, क्या जो मुस्लिम वोट हैं वो ममता बनर्जी को ही मिलते हैं या कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कुछ उठती है या दूसरे अन्य दल उनको वोट काट पाते हैं नहीं काट पाते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा, जिस हिसाब से SIR को लेकर सर वहां पर घमासान मचा हुआ है, ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं, तो SIR का क्या चुनाव में कितना देखने को असर मिल सकता है? देखिए, SIR की अगर बात की जाए तो वहां पर करीब 58 लाख वोट हैं जो हटाए गए हैं, जो जानकारी हमारे पास है। जो घुसपैठिए का मुद्दा बहुत तेजी से उठता है सर। देखिए, चूंकि बंगाल से लगा हुआ बिल्कुल ये राज्य है हमारा भारत का, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी उसी के अंदर आता है, हमने जिसको चिकन ऐप बोलते हैं, और उसके बाद से 7 सिस्टर्स जो हमारे साथ पूर्वोत्तर राज्य हैं वो लगते हैं। लेकिन जो SIR की आपने बात की है, मैं आपको बता दूं कि करीब 58 लाख के लगभग जो वोटर्स हैं वहाँ पर काटे गए हैं। अब ममता बनर्जी को दिक्कत ये हो रही है कि जो सबसे ज़्यादा जो वोट वहाँ पे कटे हैं मुस्लिम समाज के, मतो समाज के कटे हैं, जो कि TMC का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। अब ममता बनर्जी का इसमें यह कहना है कि चूंकि SIR जानबूझ के कराया जा रहा है और उनके जो वोट हमेशा उनको मिलते रहे हैं मतो समाज के, मुस्लिम समाज के, उनको सबसे ज़्यादा काटा गया है। ममता बनर्जी को दिक्कत इस बात से हो रही है। अब अगर वो वोट कट जाता है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए चुनाव में दिक्कत होगी, और यही कारण है कि ममता बनर्जी अब हर तरह के पैंतरे अपना रही हैं, हर तरह की जो चीज़ें हैं करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि आपने बताया पिछले बार चुनाव में पैर में चोट लग गई थी तो उसका फायदा उनको मिला। इस बार वो अब ये फाइल लेकर आई हैं, हो सकता है ईडी वाला इस बार हो जाए। ईडी वाला भी एक उस पर विक्टिम कार्ड तो खेलेंगे, जरूर खेल रही है, अभी भी खेल रही है विक्टिम कार्ड, वो तो हो सकता है विक्टिम कार्ड वो इसमें भी खेलें। लेकिन SIR का मुद्दा मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा बड़े जो वहाँ पर वोटर्स हैं वो ममता बनर्जी के जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी को दिक्कत अगर होने वाली है तो वो इसी बात पे होने वाली है कि 58 लाख वोट जो नाम कटे हैं, क्या वो जो वोट उनको मिलता था वो अगर कटे हैं तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए दिक्कत जरूर होगी आने वाले टाइम में। अच्छा, TMC से ही वो थे और हुमायूं कबीर और जाकर के बाबरी मस्जिद का ऐलान कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, चंदा वगैरह भी इकट्ठा कर लिए। और ममता बनर्जी को देखिए, उन्होंने मंदिर का ऐलान कर दिया कि हम मंदिर बनाएंगे। मतलब मुस्लिम तो TMC में है ही, उनका वोट बैंक बना हुआ है। हिंदू को भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है कि मंदिर और मस्जिद दोनों, मतलब अपने आप को न्यूट्रल कोशिश की है ममता बनर्जी। इसका भी हो सकता है हिंदू का रुझान आएगा और चुनाव में आने वाले समय में इसका फायदा होगा TMC को। देखिए, आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। आपको जब याद होगा कि अभी 1.5 या 2 साल पहले की बात है, जब दुर्गा पूजा बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर होती है बंगाल में, लेकिन वहाँ पर कुछ पंडाल ऐसे भी बनते हैं जहाँ पर पूरा दिखाया जाता है कि देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई जाती है कि वहाँ पर, लेकिन हिंदुओं का ये आरोप था कि ममता बनर्जी पंडाल लगाने नहीं दे रही, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर उनको लगाने के लिए दिक्कत होती है, परेशानी क्रिएट करते थे। तो वो मुद्दा बीजेपी ने बहुत उठाया था कि ममता बनर्जी हिंदुओं के धार्मिक जो त्यौहार होते हैं उनको भी मनाने की आज़ादी नहीं दे रही हैं, जो मुस्लिम समाज है वो उनको दबाता है वहाँ पर, और जो तमाम तरह की दिक्कतें क्रिएट करता है। कई जगह ऐसी खबरें आती है जहाँ पर मूर्ति नहीं बैठाई जाती है, तो वो भी एक मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रही है। तो उसमें ये है ममता बनर्जी की देखिए दिक्कत, उसमें अगर वो नहीं साधती हैं तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट है, जो दूसरे मुसलमानों से अलग दूसरा वोट है, वो कहीं ना कट जाएगा। बीजेपी की उसकी पैनी नज़र है। बीजेपी कहीं काफ़ी हद तक अपने पैर पसार भी चुकी है बंगाल में। सबने सब देखा है कि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी खासी टक्कर दी थी, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें वहाँ पर लेकर आई है। हालांकि पहले के मुकाबले जो आंकड़ा था वो कम घटा जरूर है, ममता बनर्जी को ज़्यादा सीटें मिली हैं वहाँ पर, लेकिन बीजेपी लगातार वहाँ पर पैर पसार रही है। और लगातार जो वहाँ के बंगाल के जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, बातचीत होती है, और कई तरह के हमने देखा है कि विरोधाभास भी यहाँ पे सामने आते हैं, टसल भी काफ़ी होती है, करता झड़पें होती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो बीजेपी भी लगातार अपनी ज़मीन तैयार कर रही है। और ममता बनर्जी को पता है कि अगर एक बार ज़मीन उनकी खिसक गई वहाँ से तो लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी पार्टी के आज की राजनीति, दौर की राजनीति में, क्योंकि हर दल आज की डेट में कहीं ना कहीं फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसका फायदा उसको मिलता है। हमने दिल्ली में देख लिया है, बंगाल में देख लिया, मध्य प्रदेश में देखा है, हिमाचल में देखा है, और तमाम अन्य राज्यों में देखा है। भले ही यहाँ पे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी लोगों ने जिस तरीके से फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की है उसका फायदा उनको मिलता है, और दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं दबके रह जाती हैं और अपने आप को जमीन तलाशने में जुट जाती हैं किस तरीके से बाउंस बैक किया जाए। तो बाउंस बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि
सत्ता उनके हाथ से वहाँ से जाए, क्योंकि अगर सत्ता रहती है तो वो केंद्र सरकार से लड़ भी सकती हैं, अपनी बातें रख भी सकती हैं, लेकिन सत्ता वहाँ पर नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए फिर आने वाले टाइम में मुश्किलात बढ़ेंगी और वो नहीं चाहेंगी कि सत्ता उनके हाथ से जाए। देखिए सर, ममता बनर्जी जो उम्मीदवार अपने उतारती है उसमें भी बहुत ध्यान देती हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो 42 मुस्लिमों को दिया, 50 महिलाओं को दिया, तो ये भी ये जाति समीकरण पूरा बैलेंस करके ममता बनर्जी चलती हैं। देखिए, महिलाओं को देना वहाँ पे इसलिए ज़्यादा सीटें दी जाती हैं क्योंकि जो बंगाल एक ऐसा राज्य है जो माँ दुर्गा की स्तुति करता है, पूजा करता है, और माँ को देवी स्वरूप माना गया है और महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि जो वहाँ की माफ़ कीजिए, जो महिला वोटर्स हैं और जो महिला वोटर्स अगर उनको साथती हैं, उनको खड़ा करती हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार की जो महिला है वो अपने घर के जितने भी वोटर्स हैं उनको मना लेती हैं कि हमें इस पार्टी को वोट देना है, ये हमारे लिए जो महिला उम्मीदवार है हमारे लिए अच्छी हो सकती है, हमारे काम करेगी। तो एक वो साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर होती है कि किस पार्टी को किस तरीके से कहाँ पर टिकट देना है, किस कैंडिडेट को टिकट देना है, तो वो एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है जिसमें ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं। हमने लोकसभा में भी देखा है, उन्होंने बड़े बड़े नामों को, हीरोइनों को टिकट दिया बंगाल की, और कई ऐसे चेहरे थे जो नए नए चेहरे थे भले ही, लेकिन वो जीत कर आए हैं। तो ममता बनर्जी जानती हैं कि जनता के मूड को वहाँ पर, क्योंकि जो गांव देहात की जनता है वो बड़े नामों से खुश होती है, कोई अगर बड़ा नाम चेहरा उनके सामने आता है तो वो उसको दे देते हैं। कैसे भापना है ममता बनर्जी अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ चुकी हैं। और सर, अगर मैं लास्ट में अगर कहूं कि जैसे कि बीजेपी हर जगह हिंदू मुसलमान के एजेंडा सेट कर लेती है, लेकिन बंगाल में बिल्कुल नहीं सेट कर पाती, कई नारे देती, भले वहां पर नवदुर्गा पंडाल नहीं बैठाने दिया जाता, कई तोड़फोड़ की घटनाएं आती हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, गाय के मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन वहां पर बीजेपी की कोई ऐसी नहीं चल पाती ममता बनर्जी के आगे। देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में पॉलिटिक्स करती हैं ना, वो दबंग पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं उसको, और डिक्टेटरशिप बीजेपी लगातार कहती है इस बात को। और देखिए, आज की डेट में अपनी ये बात समझना ज़रूरी है कि कोई भी स्टेट में कोई भी जो पार्टी है ना, वो चाहती है रूल करना। क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? हिमाचल में क्या कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से पॉलिटिक्स नहीं कर रही है? या मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी वहाँ पर है, या महाराष्ट्र में भी है। तो सब राज्यों में जितनी भी पार्टियाँ होती हैं, जिसकी भी सरकार होती है, वो अपने तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहती है। बंगाल में चूंकि बीजेपी को भी अपनी ज़मीन तलाशनी है, बीजेपी को सत्ता में लौटना है, तो विरोध करना ज़रूरी है। अब बीजेपी उनका विरोध करती है, ममता बनर्जी को उस विरोध को काटना होता है किस तरीके से, भाई सत्ता में बने रहना है। तो जाहिर तौर पर उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास दोनों के सामने आते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, या आपसी भाईचारे का मुद्दा हो, या जो विकास का मुद्दा हो। उन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी और टीएमसी आपने सामने रहते हैं। और यही जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगी कि वहाँ पर उनकी जो ज़मीन है वो खिसके। कोई पार्टी नहीं चाहेगी सत्ता में रहते हुए कि हमारी हार हो, या कोई दूसरा उनकी जो पार्टी अब तक बनाई है वो, या ज़मीन तैयार की उसको कोई दूसरा टेक ओवर करे। तो ये तो होते रहते हैं। बीजेपी इसलिए वहाँ पर अभी अपनी ज़मीन तलाश नहीं पाई है क्योंकि ममता बनर्जी का जो एक स्टैंड है वहाँ पर बंगाल में, माँ माटी मानुष की बात करती हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो उनके ध्यान में बैठा हुआ है। प्लस जो मुस्लिम फैक्टर है वहाँ पर सबसे बड़ा जीत हार का फैसला करता है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनके साथ है, इसलिए थोड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन इस बार की जो समीकरण बता रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी को इस बार बहुत टक्कर मिलने वाली है चुनावों में, और बीजेपी इस बार हो सकता है सत्ता वापस कर जाए। करती है नहीं करती वो बात का सवाल है, लेकिन जो सुगबुगाहट है वो इसी तरीके से बनी हुई है। मतलब साफ है कि बंगाल का चुनाव आते ही दीदी वर्सेस ईडी का खेल शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए और स्टेट मेयर के साथ जुड़ने के लिए।